नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल, वायसराय जितने भी हैं, ये हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ध्यान से और अंत तक अच्छे से ध्यान दे के याद करना है। ठीक ना? याद करवाऊंगा मैं, लेकिन आपको सुनना है पहले तो बात मेरी। ठीक है, चलो। और एक बात और बोलनी है, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है, देखो, रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये सिराजुद्दौला को जो हराया था उसने मीर जाफिर के साथ हेल्प, मतलब मीर जाफिर के साथ मिलके, तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का मेन गवर्नर जनरल बना, मतलब उसको शासन को संभाला वहाँ का, बंगाल को। क्योंकि संभालता तो मीर जाफिर था, बट उन्हें क्या किया, उसको चूंकि बनाया था तो जो ये बोलते थे उसी के हिसाब से काम होता था। तो ये 1757 से लेकर 1760, एवं फिर से एक बार बने 1765 से लेकर 1767 से बीच में। ठीक ना? इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है आपको कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको क्या बताना है, सॉरी, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। देखो, मैं आगे फिर इसको रिपीट कराऊंगा तो याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस धीरे से आप बात मेरे सुनते जाइए। ठीक ना? देखो, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन की व्यवस्था का मतलब क्या था? देखो, यहाँ पे लिखा है, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, बट जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। तो मतलब यही है कि ये मीर कासिम जो था, ये शासन चलाता था, बट टैक्स वगैरह वसूलने की और सैनिक वगैरह देखने की, विदेशी मामले, ये सब जो है रॉबर्ट क्लाइव करता था। तो इसने जो है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की, और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का गवर्नर बना, पहला गवर्नर। ठीक ना? इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गवर्नर आए, बेरलास्ट हो गया, कार्टियर हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया। तो इसको आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अब ये जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, तो ये कंपनी के अधीन तो ये भी था। बट अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया ब्रिटिश से। तो ये इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा था, इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर की जो कंपनियां थी, जहाँ जहाँ वो शासन कर रही थी, वो देख रेख कर रही थी, तो उसको सारे क्षेत्रों का जो है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जो था वो सीमित एरिया में था, कि मान लो ये बंगाल का गवर्नर जनरल होता, बस बंगाल में देखेगा। लेकिन जहाँ अब जो है, इस जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, इसके तहत क्या किया गया, उसको जहाँ जहाँ भी पूरे इंडिया के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का शासन था, उसको सबके लिए उसको गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक ना? तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था, आपको इसको ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल जो होता था 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। और इस प्रकार भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, ये वारेन हेस्टिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा है वारेन हेस्टिंग, ये 1772 से 1774 के आसपास बना था, कार्यकाल रहा था। तो ये जो है 1772 में ही बन गया था, बट 1773 में जब आया ना, तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन उसका पद जो है बढ़ा के ये बना दिया गया भारत, सॉरी, जो इसका है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। समझ रहे हैं? अब आगे भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये जो है ना, वारेन हेस्टिंग, इसका नाम अब भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है काफ़ी पहले छोटे पोस्ट पे आया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के अधीन एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में कार्य करने आया था। इसकी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का ये फिर अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये काफ़ी फेमस था, इसने अपनी कार्य क्षमता के आधार पर अपने को प्रूव करके बहुत बड़े पद तक गया। तो आपको यहाँ पे कितनी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका होगा वारेन हेस्टिंग। समझ रहे हैं? चलो आगे देखते हैं। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 1774 से 1785 के बीच इसका कार्यकाल रहा है। हम लोग इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है।
देखो सब पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फालतू के पॉइंट हैं, उनको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सबके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो जो आपको इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप याद नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो मैं जितने एटलीस्ट पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, इसने जो है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना करी। किसने करी? वारेन हेस्टिंग ने करी। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करी थी। और इसका काम क्या था, मुख्य काम क्या था? इसकी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या आंसर लगाना है? सर विलियम जोन्स ने। और किसके शासनकाल में करी थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया था। कब की थी? 1784 में किए थे। देखो डेट याद रखना, मतलब आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा डेट हो जा रहा है, बट डेट को आपको ऐसे ही रिलेट करके याद करना है। मैंने बताया था पिछली वीडियोज में किस तरह से याद रखना है। अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपको पता हो गया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसका जो शासनकाल था वारेन हेस्टिंग का 1774 से 1785 में था। यानी कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद फिर वारेन हेस्टिंग आया था, मुख्य मुख्य माना जाए तो, जो कि कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल हुआ। तो आप इसको इजीली ध्यान रख सकते हैं कि 1784 में के आसपास ही मान लीजिए ये रहा होगा। तो ऑप्शन भी इसी तरह से दिए जाते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं दिए जाते हैं, तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक ना। देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में आपको ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? सर विलियम जोन्स ने करी थी। कब करी थी? 1784 में। इसके समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो ये कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक, बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें से सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। ये जो दोनों पॉइंट है ना, बहुत बार कोई सा भी पेपर उठा के देख लो आपको रिपीट मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। इसको देखिए, इसमें क्या पूछा जाता है कि इंडिया का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपको ध्यान रखना है बंगाल गजट। देखो बंगाल से आपको इसको इसलिए ध्यान रखना है बंगाल में, क्योंकि बंगाल जो था उस समय जब ये काम चल रहा था, ये जो समय था 1784 के आसपास का मान लीजिए, तो ये जो है बंगाल काफ़ी फेमस था उस समय, मतलब समृद्ध था, पैसा था, धनी था, जैसे कैपिटल ही था एक तरह से पूरा इंडिया का, ठीक ना। तो इसलिए जो भी चीज़ें होती थी ज़्यादातर बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसपास में ही होती थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और जिसका प्रकाशन किसने किया था? क्योंकि ये इंडिया का पहला है, क्या बोलते हैं अपना, समाचार पत्र है, तो इसका प्रकाशक भी पूछा जाता है कि किसने प्रकाशन किया था, इसको डायरेक्ट कम कर देते। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, इन्होंने ही बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक ना। और 1780 के आसपास, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, जो कि ये भी वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल के समय था, ठीक ना। और देखो इसको एक बार आप सुन लो, इस वाली पॉइंट को देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी दिलवाई दी थी। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो लिखा है ना, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, बस आपको इसको ध्यान रखना है कि एक कलकत्ता के अंतर्गत, कलकत्ता जो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता है, तो कलकत्ता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके शासन में की गई? तो किसके शासन में की गई? वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में की गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे, इसको बस एक बार पढ़ लेते हैं अपन, ठीक ना। इसको ज़्यादा ध्यान आपको रखने की जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप एक बार सुन लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775-82 के तक चला, एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1780 से 84 तक चला, इस वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में लड़े गए, ठीक ना। और एक आपको पता होगा तीसरा भी आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में समझौता हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सलवाई की संधि हुई, ये भी पढ़ा चुका हूँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मंगलोर की संधि हुई। तो ये इस तरह से दोनों युद्ध समाप्त हुए थे, और तीसरा मैंने बता ही दिया। तो इनको आपको ध्यान रखना है
अगर आप वीडियो पुरानी मेरी फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको अब तक याद याद भी हो चुका होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद आगे देखते हैं। पहले हम लोग अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था ये 1784 में आया था, वारन हेस्टिंग के ही समय में पारित हुआ था। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1784 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ है, ये वारन हेस्टिंग के ही समय में पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है, राजस्व विभाग की स्थापना करी गई, समझ रहे हैं। तो इसी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में की गई। आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वारेन हेस्टिंग से। हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर एक बार मैं क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा इंपॉर्टेंट जो होंगे, ठीक है। बस आप रिलैक्स होके सुनते जाओ। देखो लूसेंट को अगर आप सोचते हैं कि एक बार में हम पढ़ लेंगे पूरा याद हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। और हो सके तो इसको एक बार वीडियो को सुनने के बाद 1-2 दिन बाद फिर से 2x पे रिवाइज करने के लिए स्पीड के साथ वीडियो को करके देख लेना है, ठीक ना, तो याद हो जाएगा। देखो अब इसके बाद और भी ये आए, जैसे कि ये है, क्या नाम लिखा है, सर जॉन मैकफरसन। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, बस उसी पॉइंट को याद करने की जरूरत है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए, पहले कौन से आया, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक ना। और कंपनी के अधीन, बंगाल का कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बाद कॉर्नवालिस मुख्य मतलब गवर्नर जनरल हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसने कोई मुख्य काम, इसने जो काम किया ये मुख्य काम है इसका। इसने जो है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या मुख्य काम किया था इसका, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को देना था तथा 10% अपने पास रखना था। तो आपको बस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको इस तरह ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का मतलब क्या है, सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का जनक या नागरिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए सर जॉन सोर, इसने क्या किया, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई अपन छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये जो है, इसको भी कभी कभी पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति कौन किसने अपनाई थी, तो सर जॉन सोर ने। या तो इसको इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इसको जो है ऑप्शन में दिया जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो और कुछ अगर पूछा जाएगा तो उससे आप रिलेट करके इसको क्वेश्चन बना पाएंगे, अगर कोई भूल भी जाता है तो, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सर जॉन सोर जो थे, सर जॉन सोर, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी कि कोई भी छेड़खानी नहीं करी थी इनने नियम कानून में। अब लॉर्ड वेलेजली इसके बाद आया, ये भी मुख्य समझ लीजिए गवर्नर जनरल जो भी था, तो ये मुख्य था, फेमस था। इसके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखो इसने जो है सहायक संधि पद्धति की शुरू की। सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि ये थी कि जैसे मान लीजिए मुगल सम्राट हो गए, ये अपने कंपनी हो गई, तो ये दो क्या करते थे, आपस में मिल जाया करते थे, बातचीत करके एक मेज पे मान लीजिए बैठ के, और डिस्कस कर लिया करते थे कि आप इस तरह से शासन करिए और हमको ये दे दीजिए, आप यहाँ का ये चीज़ें आप देखिए, ये कुछ चीज़ें आप करिए। तो ये जो है आपस में बात करके, सहायक संधि का मतलब यही हुआ कि आपस में बात करके अपने हिसाब से कानून को लागू करवा के चलाता था ये पूरा, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधि नीति किसने लागू की थी, सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेजनी ने लागू की थी, ठीक ना। चलो देखते हैं हम लोग आगे। इंदौर के होलकर, जो इंदौर अपना एमपी में है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नीति को स्वीकार नहीं करी थी। देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली, वेलेजली विलियम, समझ रहे हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। विलेजियम, वेलेजली लिखा हुआ है तो विलियम कॉलेज, वेलेजली विलियम कॉलेज। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंतर्गत करी गई थी, जो कि किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के काल में हुई थी। ये 1805 तक रहा, 1798 से, ठीक है। और देखो यह जो है लॉर्ड विलेजली अब खुद को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर खुद को कौन कहता था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। बंगाल को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल को शेर
कहे जाने वाला इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल है? तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली खुद को कहता था, ठीक ना। और लॉर्ड वेलेजली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी कलकत्ता के अंतर्गत, ठीक ना। बस, और सहायक संधि पद्धति की शुरू भी लॉर्ड वेलेजली ने करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे। देखो, गवर्नर जनरल बहुत सारे हुए हैं और इनको याद करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनके नाम भी अजीबोगरीब रहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताया जाए, ठीक ना। तो आपको इसको सीरियसली लेके अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एसएससी के अंतर्गत एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली पूछा जाता है, समझ रहे हैं। और इस तरह से पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा घुस के अंदर से नहीं पूछा जाता, बस ऊपर से ही पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ उन्हीं में से आएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ उन्हीं को रहा हूँ जो कभी नहीं पूछे गए हैं आज तक, ना ही पूछे जाएंगे। देखो, यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये जो लॉर्ड मिंटो प्रथम था, इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 का पास हुआ था, ठीक ना। और देखो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। इसके समय में 1882 में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सुनते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। अब देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब बस इसको आपको याद करना है। मैं क्विक रिवाइज करवा दूंगा लास्ट में, वीडियो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, इसका शासनकाल 1882 से 1835 के आसपास रहा, ठीक ना। और इसके समय में मुख्य कार्य क्या क्या हुए। 1833 में, ये 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये कब आया था? 1773 में कौन सा आया था अधिनियम? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, जस्ट सेकंड। देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक ना। गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर था तो गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके तहत कौन से पहले हुए? वारेन हेस्टिंग पहले कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात बोलना चाह रहा है, कहाँ गया यहाँ। जब 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो पद था बंगाल के गवर्नर जनरल का, उस पद को बढ़ा करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि टोटल जितना इंडिया है उसको जो है कार्यभार पूरा इंडिया का दे दिया गया और पूरा इंडिया का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ठीक। और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। और यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखना है। आप बस इसको इससे पकड़िए, बेंटिक। बेंटिक जो है शब्द, इससे आप पकड़ सकते हैं क्योंकि ये किसी में नहीं रहता है। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है कि बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसको आप 10 स्टार लगा के याद रखिए क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी है इस, ताकि आप भूल ना जाएं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ठीक है। और देखो, इसके शासनकाल में ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने क्या किया था, उस पर सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करी थी बट वो हो नहीं पाया था। तो इसने राजा राम मोहन के सहयोग के साथ 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है विथ डेट। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। सती प्रथा आपको सबको पता है, राजा राम मोहन के सहयोग के साथ, ठीक ना। राजा राम मोहन ने सहयोग किया था विलियम बेंटिक का, तो इसने जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया 1829 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ठग जो है, आपने अभी मूवी भी आई थी एक आमिर खान की, देखा होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो वो जो ठग्स थे ना, उनको समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिक ने स्लीमन की सहायता से 1830 के आसपास ठगी प्रथा को भी इन्हें समाप्त कर दिया था। और सन 1835 में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, किसने करी? विलियम बेंटिक ने। और ये और था कलकत्ता में, किसने? विलेजली ने। कौन सा करी थी? देखो, विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी कलकत्ता में, लॉर्ड विलेजली ने, ठीक। तो भूलते नहीं जाना है, बस आपको इस तरह से ध्यान रखने की कोशिश करनी है।
ठीक ना। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चार्ल्स मेटकाफ। अब ये भी आपका 10 स्टार लगा के इसको भी ध्यान रखिए। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस मतलब न्यूज प्रेस, न्यूज न्यूज को न्यूज समझते होंगे। ये जो प्रेस है उसको मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड एलिनबरो। एलिनबरो के शासनकाल में मुख्य कार्य क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ, यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। और रविवार को छुट्टी की शुरुआत कब हुई, 1843 से हुई। तो बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कि 1843 ध्यान रखना है। रविवार को छुट्टी कब से प्रारंभ की गई थी, ये भी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एमपी, जो भी जितने भी पेपर होते हैं एसएससी के अंतर्गत, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि रविवार को छुट्टी 1843 में स्टार्ट हुई थी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। लॉर्ड डलहौजी, अब यहाँ पे सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है लॉर्ड डलहौजी है, जो 1848 से 1856 के बीच रहा। आपको इसमें जो है डेट भी याद रखने की जरूरत है। ये जो इसका शासनकाल रहा है इसको याद रखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको। 1848 से 1856 तक कौन रहा, लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये तो सबको पता होता है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प हड़प नीति किसकी थी, तो लॉर्ड डलहौजी की थी। इसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा जो था इसको विक्टोरिया को भेज दिया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, विक्रमजीत सिंह से मिला था, जो ग्वालियर के शासक थे, वो हुमायूं ने लिया था। तो इस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ ये पहुंच गया विक्टोरिया के पास। विक्टोरिया यानी यूके में चला गया, तो अभी भी यूके के अंदर ही है कोहिनूर हीरा जो है, ठीक ना। अब देखो, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रेट डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, वही हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। ये सबको याद होगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है और को पता भी होगा। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। और जो अगर पहली बार लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उनको ये आपको किसी भी हाल में करके याद भी रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक ना। 18वीं शताब्दी में अवध का राज्य का संस्थापक शहादत खां था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पेज नीति को लागू किया था। इसको आपको ध्यान रखना है कि वुड डिस्पेच नीति किसने लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, ठीक है, वुड डिस्पेच को। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। रेलवे जो है, इंडिया में रेल लाने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है, जिसने हड़प नीति की शुरुआत करी थी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल सन 1853 ये डेट आपको ध्यान रखना है, सन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। कैसे याद रखेंगे, तो इसको इस तरह से याद रखिए कि जो 1856 के आसपास जो था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उससे कुछ समय पहले 1853 के आसपास में पहली बार इंडिया के अंतर्गत ट्रेन चली थी। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंतर्गत रेल कब चली थी। रेल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसाधन है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। 1853 में जो है रेलवे पहली बार इंडिया के अंतर्गत चली, और चलवाया किसने था, लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के सहयोग इन्हीं ने ही चलवाया था। और देखो ये जो पहली रेल चली थी बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से ठाणे तक चली थी। कितने किलोमीटर की चली थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 34 किलोमीटर की रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। यानी किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जस्ट सेकंड दोस्तों, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट सेकंड। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है पृथक से अलग से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, यानी पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना किसने करी थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही करी थी, ठीक ना। और इसने जो है 1854 में स्वतंत्र विभाग, एक स्वतंत्र विभाग जिसे लोक सेवा विभाग की स्थापना करी। लोक सेवा विभाग मतलब यूपीएससी आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं।
तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ज़्यादा आपको मतलब ये नहीं है कि बस रटा ही होना चाहिए, लेकिन ये आपको हल्का पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाक टिकट का प्रचलन तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन रहेगा तो आप ये ऑप्शन में ये भी रहता है रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने, पहले भारतीय थे जिन्होंने 1763 में, 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा ना, यानी यूपीएससी, यूपीएससी की सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, ठीक ना। आपको ये ध्यान रखना है, इनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863, और लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करी थी। समझ पा रहे हैं। और देखो आगे यहाँ पे, 1922 यानी कि 1922 में इलाहाबाद यानी भारत के अंतर्गत और लंदन दोनों जगह साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, यानी यूपीएससी की परीक्षा इंडिया में और यूके में दोनों जगह साथ साथ होने लगी 1922 में। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा प्राप्त पास करी थी लंदन में 1863 के अंतर्गत, ठीक है। और देखो, अब यहाँ पे हमारा लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल खत्म होता है, हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक ना। बस आपको सुनते रहना है रिलैक्स माइंड से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉर्ड हुए हैं। और अगर आप लॉर्ड को सोच रहे हैं कि यहाँ पे बोरिंग लग रहा है क्लास, तो बोरिंग क्लास लगेगी। पढ़ाई हमेशा बोरिंग ही होती है। अगर आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे उनको लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पे दिखाऊं आपको इधर से उड़ते हुए आए, तो बताना ये भी बना सकता हूँ मैं वीडियोज, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है ना। तो आपको लॉर्ड कैनिंग का चेहरा याद रखना है, ना कुछ याद रखना है, ना ईयर रख भी नहीं पाओगे। इतने सारे लोगों का चेहरा कैसे याद रखोगे आप एक दिन में। तो यहाँ पे फोटो वोटो देखने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको एक बार दो बार ध्यान से सुनिए और देखिए, समझ रहे हैं। चलो, तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था ये 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, मतलब इसने क्या मुख्य कार्य किया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग, आपको बस सुनते रहना है, आपको पता नहीं है कि याद हो रहा है, लेकिन वो याद हो रहा है, ठीक ना। हल्के इस तरह से सुनना है। देखो, 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही समय में महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कहलाया। हाँ देखो, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 में मैंने बताया था, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर, उसका जो है पकड़ के इन्होंने रंगून भेज दिया था 1857 के क्रांति में सहयोग करने के कारण से। तो ये उस समय कौन सा शासक था, लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ देखिए, लॉर्ड कैनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। पहले क्या हुआ, गवर्नर हुआ, फिर क्या आया, गवर्नर जनरल आया, फिर क्या आया, ये आया वायसराय। तो ये भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखते जाना है। चलिए ऊपर दिखा देता हूँ एक बार आपको अच्छे से। देखो, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो हुआ, ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, तो वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और यहाँ पर जो आया अपना, देखिए यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखा है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और हमारा यहाँ पे जो अभी आप अगला पॉइंट देख रहे हैं कैनिंग के बारे में, आ गया, जस्ट अ सेकेंड। ये जो कैनिंग है ये प्रथम वायसराय है। तो अब ये जो पद था ना, इसको वायसराय बोले जाने लगा, काम वही था, बस नाम अब चेंज कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। समझ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा बार रिपीट भी नहीं करेंगे। इसने जो है राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया, जो वो हड़प नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, उसको खत्म कर दिया। और देखिए लॉर्ड, यहाँ पे इसको बस सुन लीजिए, लॉर्ड लॉरेंस जो था इसके अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो शानदार निष्क्रियता
के संबंध में किसको याद किया जाता है? तो लॉर्ड लॉरेंस को याद किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो, अकाल आयोग का गठन किसने किया था? तो इसी ने किया था। किसने किया था? देखिए किसने किया था, यहाँ पे लिखा है लॉर्ड लॉरेंस। क्या किया था इसने? शानदार निष्क्रियता का, पहले तो शानदार निष्क्रियता के लिए याद किया जाता है, दूसरा अकाल आयोग का गठन किया था। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अकाल आयोग का गठन किसने किया था? लॉरेंस ने। अब देखो लॉर्ड मेयो, इसके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये रखनी है कि मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी अजमेर के अंतर्गत। तो ये तो आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड मेयो नाम जुड़ा हुआ है तो मेयो कॉलेज की स्थापना करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, जो कि मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? भारत के अंतर्गत प्रथम जनगणना कब हुई थी? इस तरह से अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, उसमें कुछ नहीं लगा है कि भारत में अंग्रेजों के समय या कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई थी। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है? 1872। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक ना। और इस समय लॉर्ड यहाँ का वायस राय कौन था? तो ये लॉर्ड मेयो वायस राय था। तो मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में पहली बार से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बट ये आगे मिलेगा पॉइंट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसके बारे में भी छोड़िए, ठीक ना। और हम लोगों को क्या पढ़ना है? लॉर्ड रिपन के बारे में। इसका मुख्य कार्य क्या क्या कार्य था? इसने जो है सिविल सेवा में, जो सिविल सेवा यूपीएससी परीक्षा होती थी यूके और इंडिया में साथ साथ, तो उसकी जो उम्र थी ये 19 वर्ष थी, तो उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 वर्ष से 21 वर्ष किसने किया था उम्र सिविल सेवा में जाने के लिए? तो ये था लॉर्ड रिपन। और इसने क्या किया? इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मतलब लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस मतलब जैसे कि पंचायत हो गया, तो पंचायत छोटे एरिया का अपने गांव क्षेत्र में देखती है, तो वहाँ का पूरा शासन संभालती है। उसी तरह से इसने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके वहाँ के अलग अलग शासकों को दे रखा था संभालने के लिए, ठीक ना। और इसी तरह से बस इसको ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसी के समय में भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में नियमित जनगणना के प्रारंभ हुआ, ठीक ना। तो तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पहली बार कब नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1881 से प्रारंभ हुई है और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और इससे पहले, सबसे पहले कब हुई थी जनगणना? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये 1882, सॉरी 1872। 1872 में पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना स्टार्ट हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक ना। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से, 1881 से फिर अभी 2011 में हुई थी, जैसे आपको पता होगा, फिर 2021 में होगी। कोरोना काल लग गया तो शायद नहीं हो पाई थी। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये तो आपको ध्यान हो ही जाएगा 1881, बस आपको 1872 वाला ध्यान रखना है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार हुई थी और यहाँ से नियमित जनगणना हुई, ठीक। ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, ठीक ना। देखो, रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ये जो लॉर्ड रिपन था, इसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, यानी भारत का उद्धारक कहा था। लॉर्ड डफरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डफरिन ने जो क्या करा था, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? इसके समय में सब महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन, ऐसा कोई एसएससी का पेपर नहीं है, ऐसा एक भी साल नहीं गया है कि एसएससी ने इस क्वेश्चन को ना पूछा हो कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 जहाँ तक है 80% लोगों को आप में से याद होगा। अगर नहीं याद है तो इसको इस तरह से याद रखिए कि 1900, आप बस 1900 ध्यान रखिए, 1900 के आसपास हुई थी। 1900 के आसपास में, अब 1900 से आपको 5 साल पीछे चला जाना है, ठीक है। तो ये आपको, सॉरी, इसमें से 15 साल पीछे चले जाना है, तो ये आप पहुंच जाएंगे कब? 1885 में। वैसे आपको इसको डायरेक्टली याद करना कि मैं सजेस्ट करूंगा, इसको सीधे सीधे याद रखिए कि 1885 में स्थापना हुई थी किसकी?
कांग्रेस की। और कब हुई थी? 28 दिसंबर, यानी कि 2-3 दिन और बचे थे कि 1886 होने वाला था। इस तरह से रिलेट करके याद रखिए। और इसकी स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ए ओ ह्यूम, ये जो थे इन्होंने ही स्थापना करी थी किसकी? कांग्रेस पार्टी की, 1885 में। ठीक है, अब देखो, सर लैंसडाउन ने क्या करा था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी कि डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस के अंतर्गत, इसको सुनो पहले। भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? सीधे सीधे ऐसे ही पूछा है क्वेश्चन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। जितने भी लॉर्ड हैं, यानी जितने भी वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, सबका नाम अलग है और सबका नाम इंग्लिश में है, तो याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक ना, बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप वीडियो को बार बार देखें। एक बार अभी देखो, उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद जब भूलने लगा तो फिर से आपको देखना है। ठीक ना, तो उसके लिए आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करना है, मैंने ये नहीं बोला है शायद। तो चैनल जब सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी वीडियो आपको बार बार दिखेगी, नहीं तो दिखेगी ही नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे पढ़ना भी है। ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले नंबर पे। और देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बारे में प्रमुख क्या घटनाएं हुई हैं? इसमें जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किया गया। ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे जो मैंने बताया ना, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में, इसको जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, जिस तरह से याद करना चाहते हो कर लो, लेकिन इसको करना ही है। और यहाँ पे आपको कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी, ये ओ ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक है, चलो और देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के कार्यकाल में दौरान में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। इस तरह से ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लेना है आपको। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1906 में। ठीक, 1906 आपको एक ऐसा डेट है, आपको इसको नहीं भूलना है। 1906, 1906 हो गया एक, और एक हो गया 1885। तो 1885 में कब किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ठीक ना, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। और कांग्रेस की स्थापना ये हुम के नेतृत्व में हुई थी। ठीक ना, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने हैं, मतलब जुबान पर रटा होना चाहिए क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ? 1907 में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। सूरत मतलब, सूरत कहाँ है? अपने गुजरात के अंतर्गत सूरत जिला है, वहाँ पे हुआ था कांग्रेस की बैठक। तो उसके अंतर्गत 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और जुड़ा कब था? 1916 में। ठीक ना, इलाहाबाद के अंतर्गत शायद बैठक हुई थी उसमें। आगे मिलेगा पॉइंट तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आपको, बस यहाँ पे जो पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूँ उनको बस ध्यान रखते चलना है। ठीक ना, ज़्यादा एक ही बार में ज़्यादा हो जाएगा तो आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। और चूंकि ये लार्ड जितने हैं उनको एक ही वीडियो में कवर भी करना है, नहीं तो आप पिछले वालों से रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सबको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। ठीक ना, चलो देखो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। ठीक, 12 दिसंबर 1911 में। कब आए थे ये जॉर्ज पंचम इंडिया में? कब आए थे? 1911 में। इसको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखें? तो इसी तरह से देख रहे हैं, 1906 हो गया, 7 हो गया, 1911 आ गया। 1911 में कब जॉर्ज पंचम भारत आए थे? दिल्ली में एक भव्य दरबार का इनके स्वागत में आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करी गई एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखो, आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे, बस इसको बेसिक के लिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली, तो दिल्ली आपकी भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। उससे पहले कलकत्ता थी। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको एक 1912 ध्यान रखना है। और दूसरा, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, 69 में संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है दिल्ली से संबंधित। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी का मतलब
ये राजधानी बन गई थी दिल्ली भारत की 1912 में ही, लेकिन जो राष्ट्रीय राजधानी संविधान में जोड़ा गया, उसको दर्जा दिया गया तो 1991 में दिया गया था, 69 में संविधान संशोधन के अंतर्गत। और देखो आगे, इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। ये क्या था? ये एक तरह के न्यूज़पेपर समझ लीजिए या फिर सब पत्रिका समझ लीजिए। तो प्रताप का प्रकाशन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से ये पुरस्कार भी प्राप्त दिया जाता है इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी काफ़ी फेमस पत्रकार थे, तो इन्होंने प्रताप का प्रकाशन किया था। और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक। और जेम्स फोर्ड के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ मुख्यतः, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट होंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसकी तरह। देखो, इसके में आपको ये ध्यान रखना है कि इसी के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके समय में 1917 में शिक्षा का सैंडलर आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पे इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्या लगता है? अगर आपने नहीं क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा, बताइए इसको कैसे याद रख। देखो, सैंडल आयोग से इस तरह से पूछा जाता है, सैंडल आयोग किस चीज़ से संबंधित है? अब बताएंगे, आपको शिक्षा दे देगा, युद्ध दे देगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। शिक्षा से संबंधित था सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, 1917 में आया था। और रॉलेट एक्ट बिना अलील दलील ये जो जो भी आपको ये तो पता ही होगा, रॉलेट एक्ट आया था जिसके अंतर्गत किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता था संदेह के आधार पर। ठीक ना, अगर सरकार को ऐसा लगता है, अंग्रेजी सरकार को, कि इससे हमको खतरा है, तो इसको पकड़ के जेल में डाल सकती थी। तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये 1919 में पारित हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। सैंडलर आयोग किस चीज़ से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का सहयोग असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया था। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है। ये आगे हम लोग गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बताऊँगा इसको। देखो, लॉर्ड रीडिंग अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, कुछ ही बचे हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। बस थोड़ा सा ध्यान से और सब्र करके सुनो। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 में मोपला का विद्रोह हुआ। 1921 में एम.एन. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इनको आपको कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। मतलब पहले ब्रिटेन में होती थी, फिर भारत में 1922 में होने लगी। और 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करी। बस आपको इसको यहाँ पे लगाना है स्टार और करना है इसको याद। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की, ए यू हुम के नेतृत्व में। और 1906 में किसकी हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट आपको भूलते नहीं जाना है, पीछे मैं बता रहा हूँ तो भूलते जाना है, आगे ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं, चलो। 1923, इसको ध्यान रखना है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी, किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पार्टियों से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 10 स्टार लगा के इसको ध्यान रखिए किसी भी हाल में। देखो, 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा। ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पहुंचा। लॉर्ड इरविन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 फरवरी 1800 नहीं सॉरी 1928 में साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा। यहाँ पे देख रहे हैं 1923 हो गया। फिर 1927 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1928 में क्या आया? साइमन कमीशन आया। जब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे सुनते रहेंगे, बार बार रिपीट करके, तो आपको खुद ही एक के बाद ये डेट याद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको भागना नहीं है इन सब चीज़ों से कि नहीं याद होगा मैं छोड़ दूंगा, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई थी। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की कब घोषणा की गई थी? देखो, ये शायद मैंने गलत पॉइंट बोल दिया। तो 1900 ये जो 1927 मैंने बोला था कि पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, वो गलत था दोस्तों, सॉरी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। ठीक ना, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और इसी लाहौर के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई। और बाद में जब संविधान लागू हो गया था, उसके बाद भी संविधान को लागू करने के बाद जो 26 जनवरी जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस,
तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को ही उन्होंने संविधान को पूरी तरह से लागू किया था। तो ये यहाँ पे इसका लिंक है, 1930 में 26 जनवरी को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को इस दिन को मेमोराइज यानी याद करने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक ना? तो आपको इस पॉइंट से कुछ उम्मीद करता हूँ समझने में आसानी होगी। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 के लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। देखो, इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो 1930 में एक नहीं लिखा हुआ है ना, तो बस आपको मान लेना है कि ये प्रथम है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है। और 1931 सीक्वेंस से हुआ था, 1931, 1932, तो ये 32 तक ही हुआ है। तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 1930 वाला एक हो गया, एक वाला दो हो गया, और दो वाला तीन हो गया। इस तरह से एक जीरो एक दो, तो एक दो तीन, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक ना? चलो आगे मिलेगा तो आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब इसके बारे में, आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। ठीक ना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के हाथ में। तो और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने यहाँ पे स्थगित कर दिया था। तो पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलनों में से सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था, और वो था 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद जाके गांधी जी ने उसमें भाग लिया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, सीधे ये पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कब करी थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही। ठीक है। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया, एवं जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ये सब छोड़ो, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक ना? इसी के विरोध में ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था, इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और देखो, कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में है। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। तो कैबिनेट मिशन भारत को स्वतंत्र करने के लिए ही आया था। मतलब इसमें लिखा हुआ था किस तरह से भारत को स्वतंत्र करके हम लोग छोड़ के जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत थी। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे कौन कौन से? स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों के आपका नाम भी याद रखने की कोशिश करनी है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि याद हो जाए। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक। और देखो, 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिंटन एटली, लेबर पार्टी के जो थे, वहाँ की जो लेबर पार्टी है यूके के अंतर्गत, तो ये 1947 में प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ के, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो क्लेमेंट एटली थे। ठीक ना? ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की 19 जून 1948 ईस्वी तक क्या लिखा है? संप्रभुता भारतीयों के हाथ में, भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे?
सॉरी, प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लीमेंट एटली, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको इसका नाम नहीं भूलना है, लॉर्ड माउंटबेटन का, ठीक ना। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय के ये लॉर्ड थे, यानी वायसराय थे। देखो यहाँ पे, मार्च 1947 से जून 1948 तक ये रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे कुछ फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 4-5 पॉइंट बचा है, इनसे आपको ध्यान रखना है। देखो, सत्ता स्थानांतरण के लिए सत्ता जो है ब्रिटेन के हाथ से लेके अपने इंडिया के हाथ में देने के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि, आगे बोलता हूँ मैं इसको, पहले यहाँ पे देखो, 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना घोषित की गई, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। और देखिए यहाँ पे, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांट के, अलग अलग करके इसको जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ये था। और 15 अगस्त 1947 को भारत इस तरह से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे हमारा ये जो है रामायण है लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्डों से रिलेटेड खत्म होता है। एक बार इसको ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, और इस तरह से पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र होने के बाद अंतिम और प्रथम और भारतीय, भारतीय मतलब इंडिया के थे, ऐसे गवर्नर जनरल कौन हुए? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय पूछेगा तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लगाना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन को लगाना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हम लोग जो विद्रोह हुए थे। तो आपको इसमें से बस जितने विद्रोह हुए हैं उसमें से एक ही विद्रोह याद रखना है कि सबसे पहले विद्रोह कौन सा विद्रोह था, सबसे शुरू वाला विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह था, जो कि बिहार और बंगाल के आसपास हुआ था। कब हुआ था ये? 1660 से लेकर 1800 तक। तो सबसे पुराना विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जो हुआ था उसमें से सन्यासी विद्रोह जो है ये सबसे पुराना विद्रोह था। बस आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो, ठीक ना। और अगर आपके दोस्त भी ये लूसेंट पढ़ रहे हैं अच्छे से बट उनको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा उनको भी, ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।